Actually, when we talk about international travel, then there is a requirement of foreign exchange. इंटरनेशनल ट्रैवल की जब बात होती है तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, देन इन दैट कंट्री you have to transact in the currency of that country. So that is why the requirement of foreign exchange arises. अगर आपने अक्सर सुना होगा, जब हमारे हाजी साहिबान जाते हैं हज के लिए, तो फिर उनको सऊदी रियाल देते हैं। यहाँ पे ही J&K बैंक से उनको वो सऊदी रियाल देते हैं, क्योंकि जब उनको वहाँ जाना होता है तो वहाँ पे उसी करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे उनको इंडियन रुपी एज सच एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो लेकिन जब हम इस फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, काफ़ी बदल गया। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंज, बिकॉज जो पहले कानून थे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड, पहले था एक एक्ट दैट वाज फीरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1972 और 1973। तो वो एक्ट जो था, वहाँ पे काफ़ी रिजिड रूल्स थे रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती थी। इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करना, फिर उसमें ट्रांजैक्ट करना, तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दोज डेज। बट लेटर व्हाट हैपेंड post liberalization, because it was in the year 1992 when there was a global agreement on tariffs and trade that was called GATT, G-A-T-T. So in that agreement, WTO, यहाँ पे हम वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं, हम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उन्होंने भी काफ़ी रोल प्ले किया, क्योंकि जो उस वक्त तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो बिज़नेस होते थे उनमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती थी। किसी कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट उन दिनों इंपोर्ट करता था तो उस पर काफ़ी टैक्सेस लगते थे, और वो टैक्सेस जब उस पर इम्पोज होते थे तो फिर उस प्रोडक्ट का कीमत बहुत हाई होता था, वो बहुत महंगा होता था। तो फिर जब वो ज़्यादा महंगा होता था तो वो मार्केट में उतना नहीं चलता था। लेकिन जब ये ग्लोबल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हुआ, तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो बहुत ईज़ की गई, बहुत कम की गई, बहुत आसान की गई, और उसके नतीजे में ये जो टैक्सेस हैं ये भी बहुत कम मिनिमाइज़ किए गए। और फिर इंपोर्ट जो चीज़ें करता था या इस कंट्री से कोई बाहर एक्सपोर्ट करता था, तो वो ट्रेड बढ़ गया। तो उसी के नतीजे में आपने देखा कि आप यहाँ पे फॉरेन चीज़ लोकल चीज़ से आपको सस्ता मिलता है। आप देखते हैं इनफैक्ट चाइना से प्रोडक्ट्स आपको 50-20 रुपया 30 रुपये में 100 रुपये में अच्छी टॉर्च मिलती है। तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो जो रेस्ट्रिक्शंस पहले थे वो हट गई। तो इसके साथ साथ जब ये चीज़ें हुई, उसी में फिर एक और चीज़ हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट में भी तरमीम आ गई। तो इट वाज द ईयर 1999 जो फिर 2000 में फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ। दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये फीरा जो पहले था इसको फीमा बन गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन फीरा और फीमा में फ़र्क ये थी कि जो फीमा है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस पाए गए कंपेयर टू फीरा, जिसमें रिजिडिटी ज़्यादा थी। तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, या अब जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसमें ये हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूरी होती हैं जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट करने के वक्त लाजमी है। क्योंकि
इसमें ये हैं कि जो कुछ लोग मिसयूज़ करते इस चीज़ का, जैसे कि स्मगलर्स होते हैं या और कुछ ऐसे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो उनको रोकने के लिए कुछ रेगुलेशंस इसमें ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कभी वो पैसा जिसको हवाला के सूरत में या बाकी पूरी कंट्री में जो कुछ अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स हैं वो उसका यूज़ करते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट हर किसी कंट्री में लगभग मोर और लेस इन फोर्स हैं डिफरेंट नामों से। तो इंडिया में ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से इन ऑपरेशन है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी रोल प्ले करती हैं, दैट इज़ ईडी, जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी कहते हैं। तो अब हम इन जनरल इसका यूज़ है, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस करते हैं, तो उनको इस एक्ट की काफ़ी इसके साथ फॉर्मेलिटीज़ इसके साथ करनी पड़ती हैं, बिकॉज दे हैव टू ट्रांजैक्ट इन फॉरेन करेंसी. But as far as tourism is concerned, and in this industry also, we have to deal with the foreign currency, because whether there is inbound or outbound tourism, so in case of international tourism, there is an exchange of foreign currency. और दूसरा चीज़ ये भी है कि कंट्री में जो पैसा आता है फॉरेन करेंसी की सूरत में, उसका बाज़ाबिता हिसाब रहता है, क्योंकि वो जो एक इकोनॉमिक टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो उसमें उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज उससे ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, क्योंकि वो पैसा असली अर्निंग कंसिडर की जाती हैं जो बाहर से आता है, तो उसमें उसको इंक्लूड करने के लिए भी इसका बाज़ाबिता हिसाब रखना पड़ता है. तो नाउ as I told you that since scores of years, because right now in the year 2020 this process has been evolving up to now, and it is very flexible right now. आजकल अगर किसी को बाहर जाना है घूमने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो आजकल फॉरेन एक्सचेंज वो मसला नहीं है जो पहले हुआ करता था. Because nowadays things have become very easy due to various reasons, and technology is also one of the reasons which had make things very easier, because right now you have multiple options of carrying money with you. पहले तो मेन ऑप्शन होता था पैसा कैरी करने का कैश. जो लोग पहले कहीं जाते थे अब्रॉड, तो उनको मेन जो उनके पास एक ऑप्शन था पैसा कैरी करने का, वो था कैश. तो कैश में तो नेचुरली करेंसी कन्वर्शन तो ज़रूरी था. सपोज़ अगर कैश में उनको इंडियन रुपी थी, तो अगर उनको अमेरिका जाना था तो उनको डॉलर की ज़रूरत थी, अगर जापान जाना था तो वहाँ पे येन की ज़रूरत थी. तो वो उसी कैश को कन्वर्ट करते थे उस पर्टिकुलर करेंसी में जहाँ पे उनको जाने की ज़रूरत होती थी. लेकिन उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते थे. रिस्क फैक्टर ये रहता था क्योंकि जब कोई बाहर जाता था और उसके पास नेचुरली ये पता है कि अगर फॉरेन से कोई यहाँ पे आ गया या यहाँ का कोई फॉरेन गया, तो उसके पास तो जेब में पैसा होगा. मतलब उन दिनों तो ये नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि कैश वॉज द मेन ऑप्शन ऑफ कैरिंग मनी, दिस करेंसी. और वो फॉरेन लैंड में उसको पता भी नहीं होती थी ज़्यादा कहाँ से जाना है, क्या रास्ता है, तो उसमें बहुत रिस्क रहती थी. कभी उसको कोई डकैट्स या कुछ लोग चीट करके या फोर्स करके उससे वो करेंसी, उससे वो पैसा लेते थे. तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ट्रैवलर्स चेक्स स्टार्ट की गई, क्योंकि जब ये पाया गया कि कैश कैरी करने में रिस्क है,
बहुत सारे टूरिस्ट्स ने ये कंप्लेंट की कि हमारा कैश हमसे छीना गया या लिया गया। तो उसके बाद उसको रोकने के लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री ने ट्रैवलर्स चेक्स का यूज़ किया। तो ट्रैवलर्स चेक एक डिफरेंट टाइप का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था। तो उसमें एक्चुअली वो चेक जो होती थी ट्रैवलर्स चेक, वो एक्सेप्टेबल होती थी। वो उस बैंक जो बाकी बैंक चेक से थोड़ी डिफरेंट होती थी, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस ट्रैवल रिलेटेड फैटर्निटी के जो लोग थे वो उसको एक्सेप्ट करते थे, और उसमें उनका बाज़ाब्ता इंक्लूशन होता था कि ये कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट होगी। जैसे होटल्स, मॉल्स, उन दिनों तो ज़्यादा उतना मॉल कल्चर नहीं था। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स या बड़े बड़े जो ब्रांडेड शोरूम्स थे, तो वहाँ पे ट्रैवलर्स चेक्स एक्सेप्टेबल होते थे। या ये जो थे वेरियस ट्रांसपोर्ट जो मेजर प्लेयर्स ट्रांसपोर्ट में थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे। तो फिर उस वक्त ट्रैवलर पैसे के बदले कैरी करता था ट्रैवलर्स चेक। तो ट्रैवलर्स चेक डिफरेंट डिनोमिनेशंस की होती थी। जैसे करेंसी नोट होता है सपोज 1000 का, 2000 का, 500 का, तो उसी की तरह ट्रैवलर्स चेक्स होते थे। अलग अलग डिनोमिनेशंस के अमाउंट उस पर लिखा होता था। तो यही ट्रैवलर्स चेक्स ट्रैवलर साथ लिया करता था। लेकिन जब ये इस ट्रैवलर चेक को मतलब लेता था सोर्स से, तो वहाँ पे वो कैश डिपॉजिट करता था, और कैश के बदले वो उस कैश के वैल्यू के ट्रैवलर्स चेक्स लेता था। और उस वक्त वो एक सिग्नेचर करता था ट्रैवलर्स चेक पे, और वो सिग्नेचर बाज़ाब्ता रहता था रिकॉर्डेड उस ट्रैवलर्स चेक पे। और फिर जहाँ कहीं भी वो उस ट्रैवलर्स चेक को यूज़ करता था, और वहाँ पे उसको वो जिसके पास वो यूज़ करता था, वो शोरूम, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको उसी चेक पे दूसरा साइन लेते थे। और वो साइन जो पहला एग्जिस्टिंग साइन था उसके साथ जब टैली होता था, तो उसका मतलब ये था कि ये चेक ऑथेंटिक है, मतलब ये सही आदमी के हाथ में है। तो तब वो उसको उस चेक के बदले में उसके वैल्यू के मुवाफिक उसको सर्विस या कोई प्रोडक्ट देता था। तो इस तरीके से अगर ट्रैवलर्स चेक किसी को गिरती या कोई उसको लेता, तो उससे उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो यूज़ तब होती जब उस पर इसका दूसरा सिग्नेचर आता उसकी प्रेजेंस में जिसके पास उसको यूज़ करना है। तो दिस वे the security threat, the risk factor that was associated with carrying cash that got reduced by carrying travelers checks। लेकिन ट्रैवलर्स चेक की लिमिटेशन ये थी कि ये हर किसी जगह एक्सेप्ट नहीं होती थी। जैसे मैंने पहले आपको बोला, देयर वर सर्टन इंटरमीडियरीज हु वर एसोसिएटेड, एंड इट इज़ देयर वेयर दिस वॉज एक्सेप्टेड ट्रैवलर चेक। So most of the tourism players used to accept it, but not all। तो उसलिए एक लिमिटेशन होती थी। तो किसी जगह कभी टूरिस्ट जाता था और वो उसको कहते थे कि यहाँ पे ये एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसको दिक्कत आती थी। तो इसलिए उसको ट्रैवलर्स चेक के साथ फिर भी कैश रखने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये था एक दौर। तो उसके बाद जब हम इस वक्त के दौर की बात कर लेंगे, जब हमारे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स और बाकी प्लास्टिक मनी जिसे हम कहते हैं कार्ड्स की सूरत में हम यूज़ करते हैं, या हम इस वक्त डिजिटल करेंसी के मोड में काम कर रहे हैं, तो अब ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई हैं। अब आजकल जो इनफैक्ट अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर बैंक की भी बात कर लेंगे, इवन दैट बैंक इज़ हैविंग आई कैन से माइस्ट्रो, उनके पास है मास्टर। क्योंकि आजकल जो वीज़ा, मास्टर, मास्टर कार्ड तो J&K बैंक के माइस्ट्रो उनके पास हैं। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कार्ड्स हैं, चाहे वो अमेरिका जाए, सऊदी अरबिया जाए, जापान जाए, चाइना जाए, तो वहाँ पे हर किसी मुल्क में ये एक्सेप्ट होता है। इवन उस कार्ड से जो ग्लोबल डेबिट कार्ड होता है, उसमें
माइस्ट्रो के साथ ऑलरेडी लिंक होते हैं, माइस्ट्रो के साथ सारे जो बैंक से वर्ल्ड के लगभग कनेक्टेड रहते हैं। तो आज आदमी क्या कार्ड कैरी करके उसी कार्ड से फॉरेन कंट्री के किसी भी बैंक का एटीएम यूज़ करके वहाँ से पैसा निकाल सकता है और वो पैसा वहाँ पे वहाँ की करेंसी में निकलेगा। तो ये आप देखिए कि आजकल कितनी फैसिलिटी है। लेकिन रेगुलेशंस जैसे मैंने बोला, फीमा एग्जिस्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं एप्लीकेबल, क्योंकि कार्ड पे भी कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल हैं कि कितना निकाल सकता है फॉरेन कंट्री में, फॉरेन करेंसी में कितना कैश निकाल सकता है, कुछ लिमिटेशंस हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि सपोज़ कंट्री ने रखा होता है कि कितनी फॉरेन करेंसी साथ रख सकते हैं, तो वो रूल्स हैं सेट फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कि किस पर्पस के लिए कौन जा रहा है। क्योंकि कोई एज ए टूरिस्ट जाता है, कोई एज ए स्टूडेंट जाता है, तो नेचुरली उसको एकेडमिक फ़ी वहाँ पे भरना है, उस हिसाब से उसको वो पैसा साथ रख सकता है या वहाँ पे निकाल सकता है। या कोई फॉर मेडिकल पर्पस जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उस हिसाब से वो चीज़ें एज़ पर रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं, ताकि इसलिए कि कहीं मिसयूज़ ना हो, कि कहीं कोई फॉरेन से ना आए और फिर वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन पैसे से यहाँ पे कोई ऐसी गलत काम ना करवाए जिससे किसी कंट्री को नुकसान पहुँचे। तो इसलिए ये रेगुलेशंस है इन फोर्स। लेकिन जो हम अब बात कर रहे हैं वो ये हैं कि जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी, दैट इज़ जैसे आपके इसमें भी हैं, सिलेबस में भी मेंशन्ड, वीटीएम कार्ड। तो ये प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जो आजकल ट्रैवल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स। इसमें क्या होता है, और एज ए टूरिज़्म प्रोफेशनल अगर आपसे कोई सलाह ले, किसी को फॉरेन कंट्री जाना है, वो आपसे मशवरा ले कि हम वहाँ पे फॉरेन करेंसी क्या हम यहाँ से लेंगे, कैश में क्या करेंगे, तो उनको आप ये सजेशन दे सकते हैं कि आप एक प्रीपेड ट्रैवल कार्ड साथ रख लें। जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इवन दे कैन विड्रॉ मनी बाय देयर ओन ग्लोबल डेबिट कार्ड्स। ग्लोबल डेबिट कार्ड होना चाहिए, और आजकल उसमें एक थोड़ी उन्होंने एक फॉर्मेलिटी रखी है बैंक्स ने, ताकि मिसयूज़ ना हो, कि जब आपको ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करना है फॉरेन कंट्री में, तो आपको उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आपको वहाँ पे परमिट करना है, बैंक पे वो अलाउ करना है, ताकि वो इंटरनेशनली आपका ऑपरेट हो जाए। तो वो चीज़ उसका करना होता है। देन यू कैन कैरी योर डेबिट कार्ड विद यू एंड यूज़ इट देयर। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज है, उसमें ये डिसएडवांटेज है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री में अपना डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड आपका है, यूज़ करते हैं, तो उस पर चार्जेस अप्लाई होते हैं। चार्जेस तो बहरहाल थोड़े अप्लाई होते हैं, चाहे आप करेंसी को कन्वर्ट कर ले कैश में भी, क्योंकि उसमें थोड़े से वो चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस तो लेते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं उस पर चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, और वो चार्जेस अवॉइड करने के लिए आपको ये सलाह देनी चाहिए कि ट्रैवल कार्ड का, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड का यूज़ कीजिए। तो प्रीपेड ट्रैवल कार्ड बहुत आसानी से मिलता है, जैसे वीटीएम, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स हैं, और वो कार्ड आपको मोस्टली फ्री मिलता है अप्लाई करने के बाद। खाली आपको क्या करना है, उसमें आपको पैसा लोड करना है। उसमें क्या करना है, पैसा लोड करना है। तो वो पैसा आप लोड करते हैं उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज़ आपको पता है कि मुझे 2-3 लाख वहाँ पे खर्चा होगा, आप उसमें 2 लाख रुपया लोड करके रखेंगे उस प्रीपेड। वो पैसा आपके ऑलरेडी अपने जेके बैंक अकाउंट, या कौन सा बैंक है आपका, एसबीआई है, एचडीएफसी है, कोई भी है जिसमें आपके पास अकाउंट रहता है,
तो वहाँ से आप वो पैसा ट्रांसफ़र करके लोड करेंगे इस प्रीपेड कार्ड में, जितनी आपको लगता है मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे उसी हिसाब से। तो फिर आप वो प्रीपेड ट्रैवल कार्ड लेके वहाँ पे जाएंगे अब्रॉड, और वहाँ पे उसको आप बाज़ाब्ता हर किसी जो है मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे है, कोई भी बड़ा दुकान, मॉल, शोरूम, वहाँ पे आप कोई भी चीज़, रेस्टोरेंट, होटल, जहाँ पर भी आपको कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस अवेल करनी है, तो आप वहाँ पे उस प्रीपेड कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और उसमें आपका पैसा जैसे डेबिट कार्ड में आपका कटेगा, उस हिसाब से चार्जेस उसमें नहीं कटेंगे, वो आपको फ़ायदा आएगा प्रीपेड ट्रैवल कार्ड से। तो दूसरा चीज़ आजकल ये भी है, जैसे कि डिजिटल की मैंने बात की, तो डिजिटल में आप कभी पेमेंट करते हैं कोई डिजिटल मनी यूज़ करके? जी सर। आप कभी डिजिटल मनी का यूज़ करते हैं कोई पेमेंट करने के लिए? तो समझ नहीं आया। हाँ, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ जी रही है? सर। आप मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आपको? नो सर, कट के आ रही, समझ नहीं आ रही। जस्ट अ मोमेंट। मुझे सर नहीं आ रही समझ। ओके, एम आई नाउ ऑडिबल टू यू? आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है अब? यस सर। ओके, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि जैसे मैं भी आपको डिजिटल मनी की बात कर रहा था, तो उसमें आपको कोई आइडिया है डिजिटल मनी के बारे में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में? यस सर, जैसे सर फोन से करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो फोन पे से आप कौन सी ट्रांजैक्शन करते जी हैं? सर। तो फोन से सर जब आप पेटीएम करते हैं। शॉपिंग। हाँ, सर ऑनलाइन शॉपिंग सर। राइट राइट, सो वेरी गुड, दैट मीन्स आप करते हैं यूज, जैसे आपने अभी बोला, पेटीएम। यस सर। इजंट इट? तो पेटीएम का जब आप यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कि पेटीएम से आप उसको पहले लोड करते हैं ना, पेटीएम को पैसा। पेटीएम का जो अकाउंट आपका होता है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप पहले पैसा रखते हैं। तो फिर जब आपको किसी जगह पेमेंट करनी होती है, फिर आप उसमें से पेमेंट करते हैं पेटीएम के थ्रू, क्योंकि पेटीएम भी लगभग अब बहुत वाइडली एक्सेप्ट होता है हर किसी जगह, और बहुत आसान है उसके थ्रू ट्रांजैक्ट करना। और उसमें रिस्क फैक्टर भी नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपको कभी पैसा खर्च करना है किसी जगह, तो बहुत सारे लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देने में थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करते हैं, कहीं फिर हमारे बैंक में ये पैसा ना निकाले, इजंट इट? तो पेटीएम के थ्रू ये फ़ायदा है कि सपोज आपने पेटीएम में रखे 500 रुपया या 1000 रुपया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर आपको सपोज किसी जगह किसी को आपने ऑनलाइन कोई बुक खरीदी, कोई चीज़ खरीदा, तो आपका 200 खर्च हो गया, आपने 200 पेटीएम से दिए, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है, आपको ये भी डर नहीं रहता है कि कहीं हमने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए तो हमारे अकाउंट को मत खतरा है। तो आपको पता है ये पेटीएम में तो मैं ज़्यादा पैसा रखते नहीं हूँ, हालांकि पेटीएम को कोई ख़तरा नहीं, उनको अपनी सिक्योरिटी बहुत उनके फायरवॉल्स हैं अपने, ताकि उसके अकाउंट को कोई हैक ना करे या कुछ, लेकिन फिर भी अपनी जगह एक सेटिस्फैक्शन आपको रहती है कि नहीं जी, मुझे कोई ख़तरा नहीं है इसमें ट्रांजैक्शन करने का। तो इसी तरीके से आजकल जो ट्रैवल में पेटीएम भी यूज़ होता है। सपोज अगर किसी को पेटीएम में पैसा है, वो ग्लोबली उसको यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट आप देखते हैं आजकल बहुत सारी सर्विसेज ग्लोबल है, जैसे कि हम बात करते हैं सपोज ऊबर की। ऊबर, आपने ऊबर नाम सुना है? ऊबर, ओला? नो सर। ओके, ऊबर, ओला इंटरनेशनल, ऊबर तो ज़्यादा इंटरनेशनल है, वो कैब सर्विसेज है।
लगभग मुझे लगता है हर किसी कंट्री में अब ऑपरेट होती हैं। तो सपोज़ किसी भी जगह आप जाए, इंडिया में भी हैं, खाली अभी जम्मू कश्मीर में अभी वो सर्विस स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पर भी अब उस सर्विस को स्टार्ट करने की बात हो रही है। बाकी जगह इस वक्त ऊबर चलती है। तो बड़े बड़े सिटीज़ में तो हर किसी जगह है। उसका ये बेनिफिट है कि सपोज़ आप किसी भी जगह पहुँचे, चाहे एयरपोर्ट पहुँचे, रेलवे स्टेशन पहुँचे, या किसी भी सिटी किसी भी जगह है आप, तो आपके पास एक ऐप रहती है मोबाइल में। प्ले स्टोर से आप ऐप एक डाउनलोड करते हैं, ऊबर या जो भी कोई ऐसी सर्विस हो। तो फिर आप उस ऐप के थ्रू जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर आप गाड़ी मंगवा सकते हैं, कार, कैब। और बहुत इजी, आपको खाली 2-3 क्लिक्स करने हैं तो आपको गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ पर आप खड़े हैं। चाहे आप किसी जगह रास्ते में खड़े हैं, किसी दुकान के पास हैं, रेलवे स्टेशन के पास हैं, और आपको वो गाड़ी वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आपको जाना है। चाहे होटल जाना है, कहीं जाना है, किसी ऑफिस में जाना है। और उसकी जो पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन करते हैं। आपको ड्राइवर को कोई पैसा नहीं देना है, वो आप ऑनलाइन करते हैं। आपके पास है ऑप्शन, आप ड्राइवर को भी दे सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन बाहर रहता है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। और उसमें आपकी सेफ्टी रहती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फॉरेन कंट्री में कोई ट्रैवल करता है, उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, रास्ता पता नहीं है, तो गाड़ी वाला उसको कहाँ पहुँचाएगा, उसको थोड़ा डर रहता है। लेकिन जब इस टाइप की सर्विस यूज़ करता है, ये सारे ड्राइवर्स जो हैं वही वेरीफाइड होते हैं, तभी आपको उस ऐप के थ्रू वो ड्राइवर भेजा जाता है, क्योंकि आपको बाज़ाब्ता फ़ोन पे ही उस गाड़ी का नंबर आता है और उस ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी आता है, नाम भी आता है। तो फिर आप उस गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की जो आपको कॉल आती है उसका मोबाइल नंबर टैली करके आपको लगता है कि हाँ ये वही गाड़ी है जिसको मैंने मंगवाया है ऊबर से या और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपने चूज़ की हो। तो फिर उसके बाद उस कंपनी को पता है, वो उसकी बाज़ाब्ता ट्रैकिंग रहती है कि इस पैसेंजर को किस ड्राइवर ने कहाँ से उठाया और कहाँ छोड़ा। तो उसमें काफ़ी सेफ्टी भी रहती है। तो वैसी सर्विसेज यूज़ करने के लिए ये पेटीएम जैसी डिजिटल ऐप, डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप्स का यूज़ होता है। और ये भी आप किसी भी कंट्री में यूज़ करते हैं। सपोज अगर आपका पेटीएम अकाउंट यहाँ पर इंडिया में है, फिर आप अब्रॉड गए, आप उसी अकाउंट से वहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और ये भी ट्रैवल फ्रेंडली ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि इसमें भी आपको वो जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस करने में चार्जेस अप्लाई होते हैं, तो इसमें भी वैसा चीज़ नहीं होता है। गॉट इट? जी सर। तो ये चीज़ जो है, जो अब हम बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ट्रांजैक्शंस को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और दूसरी है जिसे कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। As I told you that businessmen जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका तो सबका रहता है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड काम, क्योंकि उनको बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवाने पड़ते हैं, यहाँ से बाहर। तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है उनकी। मतलब उन ट्रांजैक्शंस का नेचर थोड़ा अलग सा है, जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है। जैसे किसी ने किसी कंट्री में होटल परचेज़ किया, सपोज़ बड़ी बड़ी होटल चेन्स हैं, तो वो इंडिया में या इंडिया की कोई चेन बाहर कोई होटल ख़रीदेगी, रिफाइनरी ख़रीदेंगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो ज़्यादातर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आते हैं। और फिर जो दूसरा है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस अमाउंट हैं उसमें अलग अपने रेगुलेशंस होते हैं। वो तो उन ट्रांजैक्शंस का नेचर बहुत बड़ा होता है, दे आर बिग ट्रांजैक्शंस। और जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं
करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आती हैं मोस्टली वो ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती है, और इन्हीं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन में ऐसे आएगा कि किसी का बच्चा बाहर है या कोई अपने पेरेंट्स को बाहर पैसा भेजता है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं इससे एसेट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एज सच, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शंस आते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही आता है हमारा ये जो है ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है, ये भी किस में आते हैं, ये भी आते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। तो जो भी ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में उतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं जितनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना वहाँ पे होता है। यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में ही ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसमें इसलिए थोड़े जो है ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं थोड़े कम है। हाँ, एक चीज़ होता है जैसे कि लाइसेंस होनी चाहिए उसको, जहाँ पे आप ये पैसा खर्च करते हैं। सपोज़ आप किसी होटल में जाते हैं बाहर और उस होटेलियर को आप फॉरेन एक्सचेंज में पे करते हैं, तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के लिए, फॉरेनर से पैसा लेने के लिए उसके पास लाइसेंस होनी चाहिए ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्ट कर सके। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया, आई टोल्ड यू दैट countries have to take into account that how much foreign exchange had entered into their country। मुल्क को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज कितना आया, क्योंकि उससे वो एट्रीब्यूट करते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, उससे वो एट्रीब्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के थ्रू वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अब उनकी इकोनॉमी पे उससे कितना इम्पैक्ट है या बाकी है। तो इसलिए भी ये फॉर्मेलिटी ज़रूरी होती है, ये लाइसेंसिंग, अदरवाइज़ हिसाब ही नहीं रहेगा कि कितना पैसा फॉरेन कंट्री से आया, किस फॉरेन कंट्री से कितना पैसा आया, तो फिर मुल्क में उसका हिसाब नहीं रहेगा। तो उसका हिसाब रखने के लिए भी वो ये लाइसेंसिंग करते हैं, ताकि किसी बिज़नेस को भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्ट करना है उसको लाइसेंस बाज़ाब्ता उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, और उसको बाज़ाब्ता उसका हिसाब रखना पड़ता है कि मैंने किस कंट्री से कितना फॉरेन करेंसी में पैसा यहाँ पे लिया है, ताकि वो फिर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करता है जो उसका हिसाब रखती है ऑन डे टू डे बेसिस कि कितना पैसा हमारी कंट्री में आता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। जी सर। तो फिर उसके बाद जो मैं आपके साथ बात करता था कि जहाँ तक ये प्रीपेड कार्ड्स का सवाल है, तो ये इनको कहते हैं प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स भी। फॉरेक्स मीन्स FOREX, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। तो प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट वे टू कैरी मनी अब्रॉड। मतलब एक हिसाब से जब आपके पास ये प्रीपेड फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड होता है तो आपके पास फॉरेन करेंसी मान लीजिए है उस कंट्री, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल करेंसी ऑप्शन भी है। सपोज आप एक ही प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड में लोड कर सकते हैं मनी, और वो मल्टीपल करेंसीज में आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इज़ द सेफेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू कैरी मनी अब्रॉड। ओके, so it is only that you have to load it with the currency, or you can load it with multi currency, because इसमें multi currency कार्ड भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। किसी को बहुत सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल करना है, सपोज़ कोई जाता है जैसे वर्ल्ड टूर के लिए जाता है, कोई बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ ट्रैवल करने के लिए जाता है, तो उस वक्त उसको प्रीपेड मल्टी करेंसी कार्ड के लिए वो अप्लाई करता है, ताकि उसमें वो मल्टी करेंसीज लोड कर सके। ताकि फॉर एग्जांपल वो सपोज
अमेरिका गया तो वहाँ पे डॉलर यूज़ किया उसी कार्ड से, वो सपोज़ यूरोप गया वहाँ पे पाउंड यूज़ किया, वो सपोज़ जापान गया वहाँ पे येन यूज़ किया, वो सपोज़ सऊदी अरबिया गया वहाँ पे रियाल यूज़ किया। तो अगर उसको ऐसे मल्टीपल कंट्रीज़ में जाना है तो वो मल्टी करेंसी प्रीपेड कार्ड यूज़ करता है। तो उससे वो उन कंट्रीज़ में उनकी पर्टिकुलर करेंसीज में उस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्ट कर सकता है। ओके, और ये कार्ड्स ऑब्टेन करना जी की सर। ऐसे कार्ड्स ऑब्टेन करने की प्रोसेस भी बहुत सिंपलीफाइड है। मतलब ये नहीं है कि ये कार्ड ऑब्टेन करना कोई बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल इस कार्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं ऑनलाइन भी, क्योंकि देयर आर जैसे कि बुक माई फॉरेक्स हैं, कुछ और पोर्टल्स हैं जहाँ पे इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन ही उसमें, क्योंकि उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको अपने बैंक की डिटेल्स एंटर करनी है। सपोज आप, जैसे मैंने बताया, इफ़ यू आर हैविंग एन अकाउंट इन द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, and Jammu and Kashmir Bank, as I told you, it is already international in the way that it is already connected with Maestro and other इनके साथ linked हैं वर्ल्ड के बैंक्स। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब उस अपनी बैंक डिटेल्स उसमें एंटर करते हैं तो उनको एक्सेस होती है आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके बैंक में कितना अकाउंट है, आप की ट्रांजैक्शंस कैसे रहती हैं। तो उसके बेसिस पे वो आपको अपना कार्ड इशू करते हैं और फिर आप उसको ऑनलाइन ही वो जो मनी लोड करना है आपको वो उसमें कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको 50,000 आप चाहते हैं उस कार्ड में रखना, तो आप 50,000 उसमें लोड करेंगे और वो 50,000 का अमाउंट आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें डेबिट हो जाएगा और वही अमाउंट आपको क्रेडिट हो जाएगा उधर उस जो आपका फॉरेक्स कार्ड है उसके अकाउंट में। दिस फॉरेक्स एंड these foreign exchange regulations। ओके, अच्छा, जो मैंने आपको परसों असाइनमेंट दी थी वो स्पेशल परमिट्स पे या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स पे, मैंने बोला था आपको कश्मीर में जो कोई जगह है जहाँ पे ऐसी परमिट्स की ज़रूरत है तो उस पर आप देखना। तो हैव यू डन दैट?